वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट इसके 4 लेक्चर बनेंगे इन सीरीज। और जो टॉपिक है अपना मेन वो है कैपेसिटर, कि कैपेसिटर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो कैपेसिटर के साइज़ को फिर डिटरमिन करते हैं, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं तो जो कि हमें इसमें डिस्कस करनी है। डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल्स हैं, और जेई मेन, जेई एडवांस, हर जगह ये टॉपिक छाया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में भी 5 मार्क्स तक क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहले डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। थर्डली, इसको एसआई सिस्टम में कौन से यूनिट से मेजर करेंगे। कैपेसिटर आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल शेप का। इसके अलावा जो है बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ जाएगा, जिसमें 2 प्लेट्स जो हैं कंडक्टर की बनी हुई आपस में पैरेलल प्लेस करनी पड़ती हैं, और उससे 2 कनेक्शन में निकलेंगे। 2 प्लेट से एक ये नजर आ रहा है कि ये नजर आ रहा है। एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर में वो डिस्कस होगा। और लास्टली स्फेरिकल कैपेसिटर से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्यों शिफ्ट हुए, इसमें क्या खास बात थी या इसमें क्या कमी थी, वो हमें डिस्कस करना है। तो ये मैंने आउटलाइन दे दिया कि आज हमें करना क्या है। ये कैपेसिटर का यूनिट आपको लिखा हुआ दिख रहा है 5600 म्यू एफ। म्यू मतलब माइक्रो, एफ का मतलब है फेरेड। आज डिस्कस करेंगे इसको भी कि यूनिट माइक्रो फेरेड क्या होता है। और साथ में 10 वोल्ट लिखा हुआ है। 10 वोल्ट मतलब इसकी जो कैपेसिटी है पोटेंशियल डिफरेंस को स्टोर करने की, वो 10 वोल्ट की है। तो ऐसा ये बार बार आगे भी हम यूज करते रहेंगे टर्म्स ये वाली। तो सबसे पहले शुरू करें कैपेसिटर होता क्या है। तो उसके पहले कुछ छोटे छोटे वीडियोस हैं टॉपिक को समझने के लिए, पहले उन पे आते हैं। ये है एक एग्जॉस्ट फैन जो कि कूलर के अंदर लगा रहता है, डेजर्ट कूलर में। वीडियो को ऑन करते हैं एक बार। ये इसको मैं डेजर्ट कूलर के आपको बैक साइड में लेके जाऊंगा। बैक में देखिए ये पंखे की मोटर है और यहां पे एक लगा हुआ है सो कॉल्ड कैपेसिटर। यानी मोटर को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर का जरूरत पड़ता है। अगले पे चलते हैं। ये है एक कैमरा। कैमरे में होता है फ्लैश, और फ्लैश को एनर्जी जो है, इसमें जो बैटरी बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी बैटरी होती है, मोबाइल जैसी बैटरी होती है इनफैक्ट। लेकिन फ्लैश को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है एकदम से, तो वो करंट जो है बैटरी नहीं सप्लाई कर पाएगी। फ्लैश को जो करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, वो करंट आपका जो बैटरी है कैमरे की, वो सप्लाई नहीं कर पाएगी। सो इंस्टेंट काफी ज्यादा करंट चाहिए होता है। ये है एक सो कॉल्ड, पंजाबी लैंग्वेज में तो इसको टुल्लू पंप कहते हैं। ये पानी को ग्राउंड लेवल से ऊपर चलाने में काम आता है। कभी कभी पानी का प्रेशर उतना होता नहीं है तो उसमें यूज होता है ये। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा करंट पे चलता है तो ये पानी की सप्लाई जा रही है ऊपर की तरफ। ये हमने इसको देखा होगा सभी लोगों ने, फ्लाइज को किल करने के लिए। इसमें एक नेट है, एक साइड पे देंगे हम पॉजिटिव चार्ज, अंदर जो है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसके अंदर कोई बड़ी बैटरी नहीं है, बहुत छोटी सी आइटम है। लेकिन जब मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो अंदर इसके लगा हुआ एक कैपेसिटर, वो धीरे धीरे हो जाएगा चार्ज, और अब वो तैयार होगा एक बहुत बड़ी एनर्जी सडनली देने के लिए। देखिए क्या होता है, दोबारा फिर चार्ज कर लिया तो बहुत ज्यादा एनर्जी एकदम से रिलीज होती है। चलिए अब लास्ट वीडियो आज के लिए। ये भी एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को अब मैं दिखाता हूं कि इसमें एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज स्टोर होता है। तो क्या होता है, एनर्जी मीन्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में स्टोर होगी।
अब वो एनर्जी मैं स्टोर करता हूँ, ये स्टोर कर दी हमने। अब देखिए इसके बाद क्या आता है इफेक्ट, दोबारा फिर देखिए, सी, तो ये जो स्पार्क आया, लाइट आई, साउंड आई, तो हीट भी बनी कुछ, तो ये एनर्जी इसमें स्टोर्ड थी, वही एनर्जी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में चेंज हुई। चलिए अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैपेसिटर का बेसिकली रोल क्या है। तो एक बार फिर से थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या इश्यूज है इसमें। तो कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, बैटरी जो है वो धीरे धीरे एनर्जी, बैटरी में क्या होता है, अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, MnO2, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। ये केमिकल रिएक्शंस करके यानी केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे करंट सप्लाई कर सकती है। जैसे घड़ी चलानी है ना, वॉल क्लॉक, उसको थोड़ा सा करंट चाहिए, देता रहेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने छोटा कोई टॉर्च ऑन करना है, कोई LED लाइट है, वो इससे चल पड़ेगी, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये धीरे धीरे करंट दे सकता है, लेकिन ये सडनली करंट नहीं दे सकता। तो ये सप्लाई करता है एनर्जी को स्लो रेट पे। अगर आपको एनर्जी बहुत सारी एकदम से चाहिए, उस केस में आपको फिर कैपेसिटर में एनर्जी पहले वो स्टोर करनी पड़ेगी, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। वो एनर्जी स्टोर्ड फिर जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट होगा, वो कैपेसिटर की खासियत ये है कि वो एनर्जी को इमीडिएटली रिलीज कर सकता है। तो कैमरे का फ्लैश हो गया, पंखे में भी कैपेसिटर लगा होता है। ये पंखे का अगर जो वो कप लगा होता है ऊपर ना, उसको ऊपर उठाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक कैपेसिटर। और मैंने टुल्लू पंप जो बता दिया, टुल्लू पंप पंजाबी नाम है वैसे, अदरवाइज इसको मोनो ब्लॉक पंप कहते हैं। इसमें एक मोटर है, मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि इसको शुरू में जब स्टार्ट करना है तो काफ़ी ज़्यादा करंट चाहिए, तो उतना करंट कैपेसिटर सप्लाई कर सकता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे मैंने एग्जांपल्स बता दिए जहाँ पे हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो कैपेसिटर की ज़रूरत हमें वहाँ पे पड़ती है जब आपको AC हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, टुल्लू पंप हो गया, कैमरे का फ्लैश हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ह्यूज करंट, कई बार 20 एम्पियर तक, कई बार बेटा जो मोटर्स हैं वो तो 250 एम्पियर तक चली जाती हैं, उनको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। तो कैपेसिटर की खासियत ये है कि ये अपने में इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पे उसको सडनली सप्लाई कर देता है। तो ये खासियत है कैपेसिटर की। तो थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि कैपेसिटर क्या करता है, सर्किट में इसका रोल क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप नोट करते जाएंगे साथ साथ में। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं, एंड सप्लाई इट एट वंस सडनली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी ये सप्लाई कर सकता है। तो कैपेसिटर इज अ कंडक्टर, कंडक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये फटाफट सारी डेफिनेशंस आपने पॉज करके नोट डाउन कर लेनी है। तो ये है कॉन्सेप्ट सिर्फ कि कैपेसिटर होता क्या है। अब अगले पार्ट में आ रहा है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी कि उसकी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो कितनी है। उसको समझने के लिए कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो इसको समझने के लिए इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। कोरोना डिस्चार्ज आपने वर्ड आज पहली बार सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बाद में कभी कभी पढ़ेंगे इसको, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। बट ये कोरोना जो है वो आज वाला कोरोना नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, खराब बातें क्यों करनी है, बुरी चीज़ का नाम क्यों लेना है, इसको हटाते हैं। कोरोना क्या है कि जब किसी हम स्फीयर को, कंडक्टर को काफ़ी ज़्यादा चार्ज दे देते हैं तो उसके सराउंडिंग्स में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। उसी तरह का फील्ड जैसे अपने आज वाले कोरोना के जो कान से खड़े रहते हैं ना ये, तो इनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए। तो जब हम एक कंडक्टर को काफ़ी ज़्यादा चार्ज दे देंगे तो उसके सराउंडिंग्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, जो सराउंडिंग एयर है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन पे फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है उन पे फोर्स लगती है अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड है अवे फ्रॉम चार्ज, तो प्रोटॉन्स भागेंगे इधर को, इलेक्ट्रॉन भागेंगे उधर को। तो जो मॉलिक्यूल एयर के जो थे, जो अदरवाइज देवर हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर भाग जाएगा, पॉजिटिव इधर भाग जाएगा। तो इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हम प्रोसेस को पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वर्ड याद रखना, बाद में यूज होगा अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। तो एयर मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ज़्यादा पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव से पॉजिटिव दूर है तो रिपल्शन कम होगा। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स को ना अपनी ओर खींचता है, बट जैसे वो कांटेक्ट में आएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे रिपेल। तो हो क्या रहा है, ये खाली आ रहे हैं, मीन्स टोटल चार्ज 0 के साथ आए और यहां से पॉजिटिव चार्ज लेके गए। तो चार्ज का इस तरह से लीक आउट हो जाना, उसके लिए वर्ड है कोरोना डिस्चार्ज। दोबारा फिर समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एयर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स थोड़े शिफ्ट हुए और मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आ गया, थोड़ा यहाँ प्लस आ गया, उसके कारण हुआ अट्रैक्शन। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आए और पॉजिटिव चार्ज लेके भाग गए। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये कारण इसका है एयर मॉलिक्यूल्स का पोलराइज होना। ये एक प्लाज्मा ग्लोब कहते हैं वैसे इसको, शायद आप लोगों ने कहीं कहीं देखा हो। इसके अंदर ये जो स्ट्रीक्स नजर आ रही हैं आपको, ये कोरोना डिस्चार्ज ही है। अंदर एक हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन लगता है इसमें, और बाहर एक ग्लास का कवर लगेगा। कुछ बच्चों के घर में भी शायद होगा, मुझे पता नहीं है। जिनके घर में है वो अपना साइड में चैट बॉक्स में यस लिखिए, आई पोजेस सो कॉल्ड कोरोना और प्लाज्मा ग्लोब, वो साइड में लिखिए, देखते हैं किसी के पास है कि नहीं है। साइड में जो चैट बॉक्स है वहां पर मेंशन करिए। एनीवे, तो ये इसी का एग्जांपल है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी एबिलिटी टू होल्ड चार्ज क्या होगी। पंगा क्या पड़ता है कि जब यहाँ पे वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, उस केस में चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है। तो हमने चार्ज लीक थोड़ी कराना है। जैसे टैंक में पानी स्टोर करना होता है, इसमें चार्ज स्टोर करना है, इसमें पानी स्टोर करना है। अब हम ये थोड़ी चाहेंगे कि टैंक में से पानी लीक होता रहे। तो इस पे अगर आपने चार्ज स्टोर करना है तो हम चाहते हैं चार्ज लीक ना हो। लीक होने का कारण होता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पानी लीक होने के चांसेस 2 होते हैं, या तो टंकी में कोई होल हो, या फिर टंकी का एक लेवल है वहां तक भर गई तो उसके बाद और पानी डालोगे तो वो बाहर लीक होता रहेगा, ओवरफ्लो होता रहेगा। तो जिस तरह से आप टैंक चाहते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम को स्टोर करे, लेकिन पानी की हाइट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, उसी तरह इधर भी हम चाहते हैं कि चार्ज तो ज़्यादा स्टोर करे लेकिन इसकी वोल्टेज ना बढ़े। इधर वोल्टेज, इधर हाइट। जैसे एक ये टैंक है, ये अच्छा टैंक है। अगर कोई बंदा कहता है कि हमारा टैंक तो स्लिम ट्रिम है, मलाइका की तरह, तो बेटा इस तरह का टैंक नहीं चाहिए हमें। टैंक तो ऐसे वाला चलेगा, फराखान चलेगी, ये नहीं चलेगी बेटा टैंक में। तो टैंक तो इधर को बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसमें जब पानी भरे तो उसका लेवल ज़्यादा ऊपर ना जाए। ये वाला टैंक तो बेटा बहुत जल्दी थोड़ा सा पानी डालने से लेवल ऊपर तक चला जाएगा और लीक होना शुरू हो जाएगा या ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस पे भी एक वोल्टेज का लिमिट है कि यहाँ तक तो स्टोर करेगा, वोल्टेज बढ़ गई तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है। इधर हाइट ज़्यादा बढ़ गई तो पानी जो है ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है, ये जो कंडक्टर है जिसने चार्ज स्टोर करना है, वो ऐसा हो कि चार्ज तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करे, वो तो न्यूमरेटर में आएगा, लेकिन उसका वोल्टेज कम से कम रहे ताकि चार्ज लीक आउट ना हो। तो जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है
वो है कि कितना पानी ये बिना लीक हुए स्टोर कर सकता है। यहाँ भी बेटा कितना चार्ज, ये जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, तो चार्ज न्यूमरेटर में, वोल्टेज डिनोमिनेटर में, जितने वोल्ट्स कम रहेंगे उसके, ये और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो कैपेसिटेंस जो है वो रेशो ऑफ चार्ज इज टू पोटेंशियल होती है फॉर अ गिवन कंडक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चार्ज हम देते जाएं वो अच्छा है, लेकिन इसकी वोल्टेज बढ़ती जाए वो बुरी है। यानी हम चाहते हैं वोल्टेज ना बढ़े, यानी कि बहुत कम चेंज आए वोल्टेज में, तो वोल्टेज के इन्वर्सली और चार्ज स्टोर्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं। इट शुड स्टोर मोर चार्ज विदाउट मच इंक्रीज इन वी। वी कम से कम रहना चाहिए, क्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस अच्छा है। तो जैसे ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर कुछ चार्ज है, क्यों? तो चार्ज है तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा V। जितना ये V ज़्यादा होगा उतना हमें और चार्ज इस पे लेके आना मुश्किल रहेगा। यानी अगर हमें DQ चार्ज शिफ्ट करना है इस कंडक्टर को, तो वो चार्ज शिफ्ट करने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस चार्ज ने पोटेंशियल क्रिएट किया, उस पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको वर्क करके आना पड़ेगा। तो वर्क डन जो है हम चाहते कम हो मतलब चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट करना हमारे लिए आसान हो, तो हम चाहेंगे कि वोल्टेज V का वैल्यू कम रहे। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V। तो V इक्वल टू dW बाय dQ होता है, हमने पढ़ा पीछे। पोटेंशियल की डेफिनेशन यही थी कि चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन कंडक्टर तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो जो वर्क डन है dW इन शिफ्टिंग चार्ज dQ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन कंडक्टर, वो V dQ होगा। तो हम चाहते हैं dQ चार्ज यहाँ तक लाने में वर्क हमें कम करना पड़े, तो उस केस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। यानी इसमें पानी भरने के लिए हमें कम वर्क करना पड़े। कहीं टैंक इतना ऊंचा हो जाए, इतना ऊपर से पानी डालोगे बेटा, पहले इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्क करोगे, तो वो स्टोरेज कैपेसिटी जैसे ये वाला टैंक है अच्छी नहीं है। पानी तो थोड़ा स्टोर हुआ लेकिन बहुत हाइट तक ले जाना पड़ गया, इसमें काफ़ी पानी स्टोर होगा लेकिन हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं चार्ज अच्छा स्टोर हो, लेकिन हाइट की जगह मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज ज़्यादा ना बढ़े, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अच्छा कैपेसिटेंस है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वेरी इजी, हमने अभी लिखा C इक्वल टू Q बाय V। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट। तो कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे कूलम पर वोल्ट में, उसी को बोलते हैं फैरेड। फैरेड जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, माइकल फैराडे के नाम से लिया गया है। इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ही इज़ वन ऑफ द गुड प्लेयर्स। तो इनके नाम पे रखा गया है यूनिट फैरेड, या फिर कैपिटल F लिख सकते हैं। लेकिन जो कैपेसिटेंस का फैरेड यूनिट है अभी डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा यूनिट है। तो यूजुअली छोटे यूनिट्स माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड यूज होंगे। तो कैपेसिटेंस वैसे तो बेटा यहाँ पे लिखा है Q बाय V, लेकिन इसके बावजूद जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज स्टोर्ड पे भी डिपेंड नहीं करती और वो पोटेंशियल पे भी नहीं डिपेंड करती। ये रेशो जो है नो डाउट वो कांस्टेंट रहता है। चार्ज को बढ़ाओगे तो वोल्ट भी बढ़ जाएंगे, चार्ज को डबल करोगे वोल्ट भी डबल हो जाएंगे। तो ये रेशो हर वक्त सेम रहता है फॉर अ गिवन कंडक्टर। चार्ज को 10 टाइम्स कर लीजिए, वोल्टेज भी 10 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, जैसे आपके पास 10th क्लास में एक रिलेशन था V इक्वल टू IR, 9th में 11th में पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू M इंटू A। अगर हम यहाँ से सोचें कि R इक्वल टू V बाय I होता है, कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा 10th क्लास में कि रेजिस्टेंस होता है रो इंटू L बाय A। तो ना तो इसमें वोल्टेज आती है ना करंट आता है। तो कारण क्या है कि जब वोल्ट आप डबल कर लेते हो करंट भी डबल हो जाता है। उसी तरह यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो क्या हम ये कहेंगे कि मास जो है वो फोर्स पे डिपेंड करती है?
यानी मैं कितने किलोग्राम का हूँ वो डिपेंड करेगा कि मेरे पे धक्का कितने न्यूटन का लगाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, मेरी मास कांस्टेंट है, साइकिल का मास कांस्टेंट है। फोर्स ज़्यादा लगाओगे वो ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, फोर्स को डबल करोगे एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। तो मास ना तो फोर्स पे डिपेंड करती है ना एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। उसी तरह से कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, वो ना तो उस पर कितना चार्ज स्टोर हो उस पर डिपेंड करेगा, ना उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। बट सी डिपेंड करता है किस पे, फिर वो अभी हम प्रूव करेंगे। वो डिपेंड करेगा डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे, कि अगर ये एक स्फीयर है कंडक्टर, तो वो स्फीयर 10 सेंटीमीटर रेडियस का है कि 20 का है कि 30 का है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसके कैपेसिटेंस क्या आएगा। उसके अलावा डिपेंड करेगा कि इसके आसपास जो मीडियम प्रेजेंट है वो कौन सा है। तो ये दोनों पॉइंट अभी हम कंसीडर करेंगे थोड़ी देर में शॉर्टली। अभी सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, ना तो चार्ज स्टोर डिफाइन करता है कैपेसिटेंस कितना है, हाँ इस रेशो के बराबर होता है नो डाउट, बट कैपेसिटेंस जो है वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वोल्टेज का कोई काम नहीं है। चार्ज जैसे जैसे बढ़ाओगे वोल्टेज उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा, रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो C equal to Q by V, what I told, if you make a capacitor of 2 farad, we have a capacitor of 2 farad, that means on giving it a charge of 20 coulomb, when the conductor is given a charge of 20 coulomb, तो उसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। हाँ, अगर हम कोई बड़ा डिमेंशन चूज कर लें कि उसका कैपेसिटेंस 2 फैरेड की जगह पे 20 फैरेड हुआ, तो उसका मतलब है उतना ही चार्ज 20 कूलम देने पे उसका जो वोल्टेज है वो सिर्फ 1 वोल्ट इंक्रीज होगा। अगर 2 फैरेड का कैपेसिटर है, उसको 20 कूलम हमने चार्ज दिया, तो इसका वोल्ट बढ़ गया 10 वोल्ट से। लेकिन अगर मैंने बड़ा कंडक्टर लिया बड़े साइज का, उसका कैपेसिटेंस अगर 20 फैरेड हुआ, तो उसको उतना ही चार्ज 20 कूलम देने पे उसका वोल्ट सिर्फ 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो वोल्ट्स अगर कम इंक्रीज होंगे सेम चार्ज के लिए, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो एक तो फॉर्मूला हमने C इक्वल टू Q बाय V याद करना है। इसके अलावा Q इक्वल टू CV भी याद रखना है। ये 3 फॉर्मूले हैं, यानी 3 तरह के कॉम्बिनेशन में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। C इक्वल टू Q बाय V को इधर ले आओ, Q इक्वल टू CV, और तीसरा तरीका लिखने का, V को ऊपर शिफ्ट करो, C को नीचे ले आओ, तो V इक्वल टू Q बाय C। ये तीनों रिलेशन इस चैप्टर में बार बार यूज होते रहेंगे, तो इनको टिप्स पे कर लीजिए। जैसे आपको F इज इक्वल टू MA भी याद था, M इक्वल टू F अपॉन A भी याद है, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है। वही 3 तरह से लिखना है और कोई खास बात नहीं है। तो एक बार पॉज करके सारा कुछ नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं। अब स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर जो है ये खास क्यों है, मैंने बताया था कि जो सरफेसेस हैं कंडक्टर के उनमें ना कोरोना डिस्चार्ज होता है, और अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना रेडियस कम होता है, यानी कि अगर अपने पास एक कंडक्टर जो है वो स्फीयर की फॉर्म में है और एक कंडक्टर है ऐसा तीखे वाला, या इसके ऊपर मैं कहीं कुछ ऐसा पॉइंट निकाल दूं कि इसी स्फीयर के साथ हमने एक वेल्ड कर दिया ऐसे एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो जो चार्ज जो है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से चार्ज ज़्यादा लीक होता है। तो शार्प पॉइंट से चार्ज का लीकेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर हमने चार्ज को लीक नहीं कराना तो शार्प पॉइंट्स को अवॉइड करिए। शार्प पॉइंट्स जो हैं वो स्फीयर में तो होते नहीं हैं, लेकिन अगर सरफेस जो है वो क्यूब की शेप में है तो यहाँ भी शार्प पॉइंट है, ये भी शार्प है, ये भी शार्प है, ये भी शार्प है। जहाँ जहाँ से शार्प है सब जगह से चार्ज लीक आउट होता रहता है। तो एक स्फीयर ही ऐसी चीज़ है जिसका शार्प पॉइंट नहीं होता। आपने किसी बंदे को इंजर करना है, उसको घायल करना है, लड़ाई हो गई, तो आप ये जो पेन है ना यूजुअली या कोई शार्प ऑब्जेक्ट वो उसके पेट में जाके मारोगे, ये थोड़ी मारोगे कि चल भाई जा तेरी डेथ हो जाएगी इससे।
यानी फुटबॉल लिया, फुटबॉल किसी बंदे के पेट में मारा तो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें शार्प पॉइंट है ही नहीं है। तो शार्प पॉइंट नहीं है तो ये सबसे बढ़िया चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, इससे चार्ज इजीली लीक नहीं होता। ओके, सो स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस है r, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, कितने फैरेड का कैपेसिटेंस होगा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 लाइनों का काम है, लेकिन एग्जाम में आने वाला नहीं है। एग्जाम में जो बोल वाला है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो एंड तक हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक। इसको अगर हमने चार्ज क्यू दिया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, चार्ज इसको हमने क्यू दे दिया, और इसका जो पोटेंशियल है वो V बन गया। पीछे हमने गॉसिस थ्योरम की थी कि अगर कोई कंडक्टर जो है उसको कुछ भी चार्ज देते हैं, वो सारा चार्ज पहले तो सरफेस पे लाई करता है। फिर हमने गॉसिस थ्योरम से ये भी प्रूव किया कि किसी स्फेरिकल शेल का जो सरफेस पे चार्ज होता है वो ऐसे बिहेव करता है कि शायद ये सारा चार्ज पॉइंट चार्ज की फॉर्म में सेंटर ऑफ द स्फीयर पे पड़ा होगा। तो अगर क्यू मैं सेंटर पे रखूंगा तो रेडियस r यानी कि डिस्टेंस r पे पोटेंशियल कितना होगा, उसका फॉर्मूला वही पुराना अपना पॉइंट चार्ज वाला, क्यू बाय 4πε0r। दोबारा फिर बता रहा हूँ एक चीज़ कि यहाँ पे आपने स्क्वायर नहीं डालना, स्क्वायर नहीं लिखना, इसमें ओनली r आता है। ओके, अब कैपेसिटेंस होती है क्यू बाय वी, सॉरी, कैपेसिटेंस इज क्यू बाय वी। तो क्यू चार्ज स्टोर्ड, वी आपके पास है, डिवाइड करिए, क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल, ये 4πε0r जाएगा ऊपर, तो आंसर आपके पास बचा बेटा 4πε0r। अब जरा ध्यान से देखिए, ना तो इसमें चार्ज है ना इसमें वोल्टेज है। तो वो जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डिमेंशंस पे, यानी कि रेडियस कितना है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम पे। तो अब जानते हैं ना, वैक्यूम हो तो ε0 लगाते हैं, मीडियम हो तो साथ में कुछ और लगाना पड़ता है, k भी लिखना पड़ता है। ओके, सो कैपेसिटेंस क्लियर हो गया। स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा डिमेंशंस पे, यानी कि रेडियस क्या है, और डिपेंड करेगा मीडियम पे, यानी वो जो परमिटिविटी है मीडियम की वो कितनी है। ε0 है वैक्यूम के लिए, कोई और मीडियम होगा चेंज हो जाएगी। चलिए ये सारा कुछ पहले नोट डाउन, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, फॉर्मूला डेवलप कर लिया, C ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4πε0r। अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे सिंपल से समझने के लिए कि 1 फैरेड कैपेसिटर कितना बड़ा होता है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि अगर एक स्फीयर का रेडियस 1 मीटर हो, 1 मीटर रेडियस का स्फीयर, 1 मीटर जो है अगर आप लगाएं हिसाब तो यहाँ से लेके ना अप टू समवेयर यहाँ तक होता है, ये 1 मीटर के करीब है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन सभी का आर्म लेंथ डिफरेंट है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। तो सोचिए कि इतने रेडियस का एक स्फीयर हो तो उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, कंडक्टर का बना होना चाहिए, तो वो कैपेसिटेंस आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से C = 4πε0r। तो अब जरा ध्यान से देखिए, r का वैल्यू तो 1 मीटर पुट कर दिया बेटा, अब बचा 4πε0। 4πε0 को क्या पुट किया जाएगा, सोचने की बात है। हमने पढ़ा 1/4πε0 इज 9 × 10⁻⁹। तो अगर 4πε0 नीचे ना होके ऊपर होगा तो क्या लिखा जाएगा, 1/9 × 10⁻⁹। इसको मैं थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ, एक 10 ऊपर लगाता हूँ एक 10 नीचे लगाता हूँ, उससे क्या होगा 10/9 और इधर 10⁻10, 10⁻10 ऊपर जाके -10 और 10/9 को सॉल्व करेंगे तो रफली 1.1 के आसपास आंसर आएगा। तो 1.1 × 10⁻−10 फैरेड, -10 पावर है 10 की बेटा, आप खुद सोच लीजिए कि 1 मीटर रेडियस का जो स्फीयर मैं सोच रहा हूँ काफ़ी बड़ा होगा, छोटा मोटा नहीं होगा वो भी, तो उसका कैपेसिटेंस बेचारे का सिर्फ 10⁻−10 फैरेड है। इसको अगर मुझे माइक्रो फैरेड में भी लिखना हो तो माइक्रो होता है 10⁻⁻6, इसमें से 10⁻⁻6 अगर मैं अलग भी छोड़ दूं तब भी मेरे पास 10⁻⁻4 बच जाएगा।
तो माइक्रोफैरड में भी इसका कैपेसिटेंस 10⁻⁻⁴ है। जबकि मैंने जो आपको सबसे पहले आज जहाँ से वीडियो शुरू हुआ ये वाला, वहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस दिखाया था, छोटा सा ही था, वो 5600 माइक्रोफैरड का था। रीज़न अभी समझ आ जाएगा। जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो अच्छा कैपेसिटर नहीं है, इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी सी ही आती है। तो उससे बेटर अपने पास और ऑप्शंस हैं। हम दो कंडक्टर यूज़ करेंगे, पैरेलल रखे होंगे एक दूसरे के, उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम टॉपिक अपना वहाँ पे ले जाके ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर शुरू करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैपेसिटेंस क्या आएगी, सीरीज पैरेलल क्या होगा एंड सो ऑन। तो अभी स्फेरिकल कैपेसिटर हमने देख लिया कि उसका ज़्यादा अच्छा कैपेसिटेंस नहीं आया। अब एक और काम करते हैं, वो स्फीयर का रेडियस निकालते हैं जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड हो जाए। देखते हैं कितना बड़ा आता है। इस बार C को 1 पुट करना है, R निकालना है आपको। C को 1, R निकालने के लिए इसको नीचे ले जाइए, तो वो आपको पता ही है 1/4 क्या होता है। तो 9 × 10⁻⁹ मीटर रेडियस चाहिए आपको एक फैरड का कैपेसिटर जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। बट अगर आपको याद हो क्लास 11th में अर्थ का रेडियस हमने लिखा था ग्रेविटेशन चैप्टर में 6.4 × 10⁻⁶, यानी अर्थ के साइज से भी बड़ा स्फीयर चाहिए तो बनेगा एक फैरड कैपेसिटेंस। तो आप सोच लो कि ये एक फैरड कितना बड़ा होता है। अब लास्टली इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप पॉज करके। अब अपना क्वेश्चन है कि अगर हमें अर्थ को एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लें, पूरी अर्थ को, जिसका रेडियस है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, अर्थ का कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो फॉर्मूला वही चल रहा है अभी, 4πε करना है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। 4πε की वैल्यू डिनोमिनेटर में डालनी पड़ती है, 9 × 10⁻⁹, अर्थ का रेडियस पुट करेंगे, 6.4 / 9। तो इसको जरा सॉल्व कर लेना, बाकी काम आपका, मैंने बोला हुआ 10 10 10 अलग करने होते हैं, बाकी को सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा 7.11 × 10⁻⁻⁴ फैरड। अगर इसको माइक्रो में चेंज करना है तो यहाँ पे 10⁻⁻2 और बनाना पड़ेगा, यानी कि 100 से डिवाइड और इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 10⁻⁻6 और ये बन जाएगा इंटू 100 करके 711। तो 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख दीजिए, तो 711 माइक्रो फैरड कैपेसिटेंस होगा अगर अर्थ जो है उसको एज अ स्फेरिकल कंडक्टर लिया जाए। तो अर्थ का भी बेचारी का कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 26, आपकी असाइनमेंट आपको सेंड की हुई है, उसमें देख लेना। 26 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। तो अर्थ का कैपेसिटेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 711 माइक्रो फैरड। पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, आज हमने एक और चीज़ प्रूव करनी है कि फिर मैंने वीडियो में दिखाया आपको, एक कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया, प्लग में लगा के स्विच ऑन किया, चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद जब दोनों पॉइंट्स को कांटेक्ट में लेके आए तो स्पार्क भी आया, आवाज़ भी आई, हीट भी बनी। तो क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी, तो क्वेश्चन है कितना एनर्जी स्टोर होता है एक कैपेसिटर में। तो अभी मैं प्रूव करूँगा स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। बाकी जो भी ट्रीटमेंट, जो आंसर्स आएंगे वो आगे किसी भी टाइप का, कोई भी नेचर का कैपेसिटर हो, वो रिजल्ट सबके लिए वैलिड है। ओके, तो अभी हम क्योंकि चल रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर के साथ, तो मान लीजिए क्योंकि चार्ज करने का मतलब क्या है, इस पे चार्ज शुरू से तो होता नहीं है, तो इसमें चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से लाके और डिपॉजिट करना पड़ता है, और चार्ज इसका टाइम के साथ फिर बढ़ता रहेगा। तो जैसे चार्ज लाते गए किसी टाइम पे इसका चार्ज जो है वो क्यू बन गया था। अभी और लेके आना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिस टाइम चार्ज क्यू बन गया तब इस पे पोटेंशियल बन गया, पोटेंशियल इसका बन गया V वोल्ट। V मतलब वही पुराना dW/dQ, वर्क डन इन शिफ्टिंग स्मॉल चार्ज dQ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन कंडक्टर। वो वर्क अगर W था, dW, तो dW को dQ से डिवाइड कर दीजिए, वो पोटेंशियल आ जाएगा। तो अगर चार्ज Q जो है वो इन्फिनिटी से हम ला चुके हैं इस स्फेरिकल कंडक्टर पे,
उसने इसका पोटेंशियल रेज कर दिया V वोल्ट पे। अब अगर थोड़ा सा चार्ज D Q और शिफ्ट करना है इस कंडक्टर पे इन्फिनिटी से, तो उसमें कितना वर्क करना होगा, उसके लिए लिखेंगे वही V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को इधर ले जाइए तो V इंटू डी क्यू, ये थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, तो ये थोड़ा सा वर्क आ गया। और V अभी पीछे हमने लिखे 3 फॉर्मूले, C इक्वल टू क्यू बाय वी, एक हमने लिखा Q इज इक्वल टू सी वी, एक हमने लिखा V इक्वल टू लास्ट वाला था Q बाय सी। सो V इक्वल टू Q बाय सी, ये थोड़ा सा वर्क निकल आया dW जो dQ चार्ज को शिफ्ट करने में यूज हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन स्फीयर। हमें निकालना कि सारा वर्क कितना हुआ, फिर हम वही यूज करेंगे पुरानी अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम, याद होगी सभी बच्चों को, +1 में किया। जितना वर्क करना पड़ा सारा चार्ज यहाँ शिफ्ट करने में, वो वर्क डन ही इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी या एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो उसके लिए करेंगे हम इसको इंटीग्रेट। V का वैल्यू मैंने Q बाय सी पुट किया, लेकिन Q अभी स्मॉल Q बना था इसलिए स्मॉल Q बाय सी लिखा गया। कैपिटल Q चार्ज अल्टीमेटली आ जाएगा, जब सारा चार्ज आ जाएगा तब कैपिटल Q तक हम पहुंच जाएंगे, अभी स्मॉल Q बाय सी वोल्ट्स थे। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सारा चार्ज इन्फिनिटी से, सारा चार्ज मतलब Q को इन्फिनिटी से इस स्फीयर पे डिपॉजिट करने के लिए उसको करिए इंटीग्रेट। तो बाकी काम आसान है, 0 टू कोई क्यू करेंगे इंटीग्रेट। कैपेसिटेंस मैंने बोला एक गिवन कंडक्टर का डिमेंशंस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है, तो इसका रेडियस तो वही रहना, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, C बाहर निकल आएगा। इसका इंटीग्रल आप सब बच्चों को आता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x पावर n dx, क्या आंसर था, x पावर n+1 ओवर n+1। तो यहाँ Q का पावर 1 है, तो 1 में 1 और ऐड किया तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय नया पावर 2, अपर लिमिट डालेंगे कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2, लोअर डालेंगे 0 स्क्वायर बाय 2। तो आंसर आ गया Q स्क्वायर बाय 2C। इसको छोड़ो परे, इसको एक और तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं Q को यहाँ से लिखूँ C इंटू वी, तो ऊपर आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर का एक C नीचे वाले C से कैंसिल और आंसर बनेगा हाफ CV स्क्वायर। इसके अलावा एक CV को यहीं छोड़ दो, एक V अलग कर लो, CV इंटू वी। CV क्या है, Q, तो हाफ CV को Q, एक V बचेगा उसको एस V लिख दो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, जो वर्क आया जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो ये जो तीनों रिलेशंस हैं एनर्जी स्टोर्ड के, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्चुअल्स में हर जगह यूज होते रहने हैं। और जैसा मैंने बोला, ये तो हमने किया स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, वैसे किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो सभी में एनर्जी स्टोर्ड के यही फॉर्मूले चलेंगे। और जो पीछे हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, C इक्वल टू Q बाय वी, V इक्वल टू Q बाय सी, और एक लिखा Q इक्वल टू सी वी, वो भी सभी तरह के कैपेसिटर्स में यूज होंगे। दोबारा फिर देख लो क्या क्या किया हमने। एक कंडक्टर था स्फेरिकल, उस पर चार्ज Q हम लेके आ चुके थे पहले से ही, उसके कारण उस पर वोल्ट्स बन गए V। अब थोड़ा सा चार्ज dQ और लाने के लिए कितना वर्क करना होगा, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो यूज कर देंगे, V इक्वल टू dW बाई डी क्यू को इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया थोड़ा सा वर्क डन। V का वैल्यू हमने प्रेजेंट चार्ज बाय C लिखा। तो जैसे चार्ज और बढ़ेगा तो ये वोल्ट और बढ़ते जाएंगे, जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। रीज़न, जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ता जाएगा ना, इतने चार्ज को लाने के लिए और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चार्ज बढ़ेगा तो वो इसको और ज़्यादा फोर्स से रिपेल करता रहेगा। तो जब आपको वेरिएबल वर्क्स करने पड़े तो टोटल वर्क निकालने के लिए करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो इसको 0 से लेके जहाँ तक आपको चार्ज कैपिटल Q तक ले जाना है इंटीग्रेट करिए ताकि टोटल वर्क निकले। कैपेसिटेंस कांस्टेंट के बाहर, Q पावर 1 इंटीग्रेशन होकर Q स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। लिमिट्स डालेंगे, एक आंसर आएगा Q स्क्वायर बाय 2C। फिर Q को पुट करेंगे यहाँ से C इंटू वी, उससे बनेगा हाफ CV स्क्वायर।
CV स्क्वायर में एक CV अलग कर देना, एक V अलग कर देना। CV को हमने लिखना है कैपिटल Q। तो ये 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड के। अगेन पॉज एंड नोट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन है कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों नहीं यूज करते और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो मैंने आपको कैपेसिटर दिखाया आज जो सिलेंडर की शेप में था, उस कैपेसिटर में 2 प्लेट्स थे, 2 कनेक्टर थे पैरेलल टू ईच अदर, और वो कनेक्टर बहुत ही दूर तक जाते हैं, पैरेलल बहुत लंबे हैं। एरिया काफ़ी बड़ा है, वो बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बड़ा एरिया क्यों, क्योंकि उसकी अलग से डेरिवेशन है एक। फिलहाल स्फेरिकल कैपेसिटर हमने क्यों नहीं यूज़ किया इन फ्यूचर, स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं, वो डिस्कस कर लें एक बार। फिर हम शिफ्ट होते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो उसका क्या एडवांटेज है, कैसे बेटर है वो इससे। तो सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा नहीं है। तो जैसे हमने निकाल के देखा अभी, बहुत छोटे छोटे आंसर आ रहे थे। दूसरा इशू है इसकी जो एनर्जी है ना, वो बाउंडेड नहीं है, इकट्ठी नहीं की हुई एक ही जगह पे। मेरे घर में बेटा भी है, बेटी भी है। बेटी वाले रूम में सारे जो उसके नोट्स हैं, फाइल प्रॉपर बनी हुई है। प्रॉपर फाइल का मतलब है कि फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव के नोट्स सारे एक जगह मिलेंगे, फिज़िक्स सब्जेक्टिव एक जगह मिलेंगे। तो वो सारे नोट्स जो हैं वो बाउंडेड हैं, मीन्स इकट्ठे एक ही जगह पड़े हैं। बेटा भी है मेरे पास, उसके कमरे में जाएंगे तो फिज़िक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं और मिलेगा, बर्नौलीज थ्योरम कहीं और घूम रही होगी, और कोई तो पेपर शायद मिलेगा भी नहीं। तो क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो बाउंडेड नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है। तो बेटे से आज तक कोई मांगने नहीं आया कि भाई अपने नोट्स दे दो, मेरा पेपर है कल। बिटिया के काफ़ी डिमांड में रहते हैं कि उसके स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। सेम वे आपकी क्लास में भी ऐसे होता होगा। काफ़ी बच्चे जो हैं, गर्ल्स मोस्टली, वो अपने मटेरियल काफ़ी जो हैं वो प्लान वे में रखती हैं, बॉयज़ नहीं रखते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो इसी तरह से बेटा जो एनर्जी है स्फेरिकल कैपेसिटर की वो बाउंडेड नहीं है। जरा इसको कॉन्सेप्ट को समझे कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। अगर ये एक स्फेरिकल कनेक्टर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर तक फैली हुई हैं, तो ये चीज़ों को, अपनी एनर्जी को संभाल के नहीं रखता। क्या करता है कि अगर इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक अपना ये इफेक्ट रखता है। गर्ल्स की जो दोस्ती होती है, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो लिमिटेड एरिया में होते हैं। बॉयज़ मोटरसाइकिल उठाते हैं, बड़ी दूर तक जाते हैं, एलांटे मॉल तक पहुंच जाते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ। पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चा हमारा कहाँ घूम रहा है, स्कूल गया है कि किसी और स्कूल गया है। तो बॉयज़ की तरह है, तो वो अपनी एनर्जी जो है उसको चैनलाइज नहीं करते, बांटते रहते हैं, कई जगह यूज़ कर देते हैं। पबजी में भी लगाते हैं, और भी काफ़ी काम होते हैं बॉयज़ को, आवारागर्दी भी करनी होती है। तो वो सारा कुछ मिला के उनकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती रहती, बाउंडेड नहीं होती उनकी एनर्जी। इसीलिए परफॉर्मेंस गर्ल्स का थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बाकी अब जानते हैं, ज़्यादा क्या बोलूँ अब। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज अगर इसके कोई पास आया तो उसको खींच लेगा अपनी तरफ को। इसके आसपास कोई प्लस होगा, क्योंकि इसने कईयों के साथ इंटरेक्ट करना ना, इसका जो दायरा है इंटरेक्शन का वो बहुत बड़ा है, इसकी एनर्जी बहुत दूर तक फैली हुई है। ये इसको भी देगा एनर्जी, इसको भी देगा, ये बांटता रहता है बेटा। तो माइनस के को अपनी तरफ खींच लेगा, प्लस के को दूर भगाएगा। तो इसके आसपास काफ़ी जो है हलचल रहती है, जिसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये खुद है, तो ये अपनी एनर्जी को संभाल के नहीं रखता। जबकि जो डिस्कस करेंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी एनर्जी जो है वो थोड़े से एरिया में बाउंडेड होती है। चलिए, 2 लिमिटेशंस हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस अच्छा नहीं है और इसकी जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है। इसलिए हमें शिफ्ट होना पड़ा टूवर्ड्स अनदर कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्लेट वैसे तो इस तरह से हैं, ये बाहर को बने हुए, लेकिन हम ऐसे एक लाइन से इसको दिखा देते हैं। तो करना क्या है कि जो स्फीयर था उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें हमें 2 प्लेट्स अरेंज करनी पड़ती हैं,
इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, वैसे बराबर होने चाहिए। यहाँ पे अगर इक्वल नहीं भी हुए तो फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे ये दोनों चार्जेस सेम नहीं हैं, लेकिन वो थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड केस है, बाद में डिस्कस होगा। तो इसमें क्या है जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की ओर होंगी। तो पीछे हमने प्रूव किया था, अभी एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी आएगा, पीछे हमने प्रूव किया था जब गॉसिस थ्योरम हमने शीट के लिए अप्लाई की, फिर हमने दो स्पेशल केस किए थे। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड +2 माइनस था, बाहर भी फील्ड जीरो, इधर भी फील्ड जीरो, अंदर फील्ड जो है वो डबल हो गया था। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर्स में यूज होना है। तो आज वो टाइम आ गया कैपेसिटर्स में यूज करने वाला। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि इसको चार्ज देना कैसे है। इस पे इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, इस पे भी इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। तो करना क्या पड़ेगा, इसको नेगेटिव चार्ज देने के लिए इधर से नेगेटिव निकाल के इधर देने पड़ेंगे ऐसे, बट वो हम खुद नहीं दे सकते। उसका तरीका है बैटरी लगाइए, बैटरी का पॉजिटिव जो है उसके पास होता है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव वाली साइड पे जो रिएक्शन चलता है सेल में, उधर इलेक्ट्रॉन्स की जो है अबंडेंस, उधर जो है एक्सेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। तो एक प्लेट पे नेगेटिव और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने अब करके दिखाया आपको। मैंने जो कैपेसिटर लिया उसके दो टर्मिनल्स थे, उसको मैंने प्लग के अंदर घुसाया, स्विच ऑन किया, तो उन पे चार्जेस आ गए। तो चार्जेस आ गए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी एनर्जी से फिर वो स्पार्क हुआ। अब लास्ट में हम जाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी एनर्जी इतनी जगह में ही बाउंडेड है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाता कहीं भी। इधर भी फील्ड जीरो, इधर भी फील्ड जीरो। तो जो फील्ड है वो इतनी जगह के अंदर बाउंडेड है, मींस एनर्जी कम जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि इसकी एनर्जी फैली हुई थी बहुत दूर तक। तो पहला पॉइंट था कैपेसिटेंस कम है, इसकी हम निकालेंगे कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होती है इससे। दूसरा, एनर्जी इसकी बाउंडेड रहती है, कम जगह में पैक्ड रहती है। तो लास्ट में आपके पास आ रहा है एक एनसीईआरटी डायग्राम, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में होती हैं दो प्लेट्स जिन पे चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दिए जाएंगे। उन प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया, एक्चुअली मेरा डायग्राम नहीं है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। एज अ रिजल्ट ये जो प्लेट्स है ना, ये इनफाइनाइट प्लेट्स जैसी दिखती हैं। डी का वैल्यू एरिया से, प्लेट्स का जो एरिया है उससे बहुत कम है। उसी तरह जैसे आप दो पहाड़ के बीच में, दो हिल्स हैं, उसके बीच में आप खड़े हैं, जैसे आप वो डिस्कवरी पे देखते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, एक बंदा है वो और दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े हिल्स हैं, तो वो हिल्स के का साइज बंदे की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो जब ये प्लेट्स बहुत पास में आ जाएगी, यहाँ पे समझो एक मॉस्किटो घूम रहा है, उसको लगेगा भी बहुत बड़े बड़े प्लेट्स हैं, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो बहुत छोटा है, और ये प्लेट्स लगेंगी तो बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी। सो डी का वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा, यानी ये गैप हमने बहुत बड़ा दिखाया हुआ है, एक्चुअल में ये गैप बहुत ही छोटा गैप है। तो उस टाइम क्या होगा, ये शीट्स जो हैं दे विल बिहेव एज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट्स। उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है, गॉसिस थ्योरम से निकाला था σ/2ε0। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, रीजन 1, आउटर रीजन 1, यहाँ पे प्लस का फील्ड होगा अवे यानी ऊपर को, और नेगेटिव का फील्ड होगा टूवर्ड्स यानी नीचे को। दोनों फील्ड आपस में अपोजिट हैं, तो वो माइनस होके कैंसिल होके जीरो। सेम वे रीजन 2 में देखिए, नेगेटिव का फील्ड टूवर्ड्स, पॉजिटिव का फील्ड अवे नीचे को, दोनों फिर से इक्वल एंड अगेंस्ट हैं, कैंसिल होके जीरो। अब बचा बीच का रीजन, यहाँ पे प्लस का फील्ड अवे नीचे को,
नेगेटिव का फील्ड टूवर्ड्स, वो भी नीचे को, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में हैं, वो प्लस हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर। तो इसकी खासियत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं गई, इतनी जगह में ही फील्ड जो है वो ट्रैप हो गया है, यानी इसकी जो एनर्जी है वो बाउंडेड फॉर्म में है, कम जगह में पैक्ड है। यही पॉजिटिव पॉइंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम निकालेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता क्या है, सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, एंड सो ऑन, काफ़ी कुछ आएगा। सो होप टॉपिक सारा मैंने समझा दिया, आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब पॉज करके एक बार नोट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।